हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपी का एनवा पद कैसे निकाला जाता है। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है और एपी के व्यापक रूप से हम एपी का एनवा पद किस तरह से फाइंड कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं हम इसके फार्मूले को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एपी का अगर प्रथम पद ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो मुझे अगर एपी का प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद तो ए ही होगा। लेकिन अगर मुझे एपी का सेकंड पद निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस को एपी के प्रथम पद में जोड़ना होगा। तो ये एपी का दूसरा पद हो जाएगा। और अगर मुझे एपी का तीसरा पद निकालना है, ए3 निकालना है, तो ए प्लस डी अर्थात सेकंड पद में कॉमन डिफरेंस को और जोड़ दीजिए अर्थात डी को जोड़ दीजिए, तो एक डी और एक डी हो जाएगा 2d। तो मैं कह सकता हूं एपी का तीसरा पद होगा a प्लस 2d। अगर मुझे एपी का चौथा पद निकालना है तो मैं तीसरे पद है मेरे पास a प्लस 2d, इसमें मैं कॉमन डिफरेंस और जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरह से एपी का चौथा पद आ गया। अब उसी तरह से डैश डैश अगर मुझे एपी का एनवा पद निकालना है तो अब मैं क्या करूंगा, तो एपी का एनवा पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस 1d, तो ये हो जाएगा हमारा एपी का कोई एनवा पद। तो इस तरह से एपी के व्यापक रूप से ही एपी के एनवे पदों को निकाला जाता है। अब हमारे लिए जो काम की चीजें हैं, एक तो ये फार्मूला एपी का एनवा पद, ये इसे अच्छी तरह से याद करें। दूसरा, एपी का अगर कोई पद जैसे 5वां पद या 10वां पद मुझे फाइंड करना है तो उसे कैसे निकाला जाता है वो भी हम यहाँ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए एपी का मुझे 10वां पद निकालना है, तो एपी का 10वां पद अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर a और d के मान रख के हम एपी का 10वां पद निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एपी का तीसरा पद निकालना है तो एपी के तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एपी का a और d हमें दे रखा है तो मुझे उस एपी का कोई सा भी पद मैं बड़ी आसानी से इसके एपी के व्यापक रूप से निकाल सकता हूं। और अगर यहां पर एपी के कोई 4 मानों में से 3 मान दे रखे हैं तो एपी के ए एनवे वाले फार्मूले से मैं उसका कोई भी मान निकाल सकता हूं। तो आइए इसी के आधार पर हम करते हैं उदाहरणों के सवालों को और उसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली के सवालों को। आइए देखते हैं हम इसका उदाहरण नंबर 3। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि एपी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात इस एपी का मुझे 10वां पद निकालना है, जो बहुत आसान है। 10वें पद से मतलब है कि मुझे A10 को फाइंड करना है। तो देख लें अपन इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने मुझे एपी का प्रथम पद दिया है, तो एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा 2 और सार्वंतर अर्थात d। तो सार्वंतर निकालने के लिए बच्चों हमें मालूम है कि a2 में से a1 को हमें घटाना होगा, अर्थात 7 में से मुझे 2 को घटाना होगा, तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से मैंने सार्वंतर निकाल लिया। अब बच्चों यहां पर देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, एपी का 10वां पद। एपी का 10वां पद का मतलब है कि A10 आपको फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में एपी का प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस दिया है और 10वां पद निकालना है तो एपी का व्यापक रूप लगा दीजिए, अर्थात आप A10 का फार्मूला लगा दीजिए। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, a और d दोनों मेरे पास है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा A10 बराबर प्रथम पद क्या है 2 प्लस 9 और d का मान है 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 हो गए 47। तो हम कह सकते हैं कि एपी का 10वां पद होगा 47 और यही हमारा आंसर है, जो बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। बस इस पे 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछा जाता है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4 को। तो उदाहरण नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना है कि इस एपी का कौन सा पद -81 है। एक तो इसका जवाब मुझे देना है।
हम समझते जाते तो लिखते जाते हैं। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? कोई पद का मतलब है कि ए एन का कोई मान शून्य है या नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब मुझे इस क्वेश्चन के अंतर्गत देना है, जो बहुत ही आसानी से हम दे देंगे। आइए किस तरह से, सबसे पहले तो अगर एपी दे रखी तो एपी का हम प्रथम पद और सार्वंतर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद इन्होंने क्या दिया हुआ है 21, तो एपी का प्रथम पद तो हो गया 21। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दीजिए, अर्थात a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास 18 माइनस 21, और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा -3। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -3। अब यहां पर मुझे निकालना है कि एपी का कौन सा पद -81 है। तो हम मान लेते हैं कि माना एपी का एनवा पद -81 है, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मैं ए एन का फार्मूला लगा देता हूं, तो ए एन बरोबर a प्लस एन माइनस 1d, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब यहां पर मुझे ये तो पता है कि ए एन वाई 81 -81 है, बरोबर ए का मान मैंने कितना निकाला 21, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान हमें फाइंड करना है -1, और डी का मान -3। ओके, अब इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो -81 -21 बरोबर n-1 और मल्टीप्लाई हो गया -3। ठीक, अब इन दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस है तो जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2, 8 और 2 10, अर्थात -102। और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आके डिवाइड कर लेगा, तो n-1 इन दोनों को काट दीजिए, 3 3 9 और 3 चौक 12, और माइनस से माइनस भी कट गया 1, इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो +1 हो गया। तो इस तरह से n बराबर हो गया 35। तो मैं कह सकता हूं कि एपी का 35वां पद क्या होगा, -81 होगा, जो उन्होंने पूछा है। तो हम लिख लेते हैं आंसर में कि एपी का 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। तो एक तो हमने ये निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन का जवाब देखो कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एपी का एनवा पद शून्य होगा, यह हमने मान लिया कि एपी का एनवा पद शून्य होगा। आइए हम एनवे का फार्मूला लगा देते हैं, तो एन बराबर a प्लस n-1d। अब एनवा पद हमने शून्य के बराबर माना है तो इसको शून्य लिख दीजिए। a का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 21, ठीक है। n-1 ऐसा कैसा ही, क्योंकि मुझे पद निकालना है, और d का मान है -3, ठीक है ना। अब इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 3 से काट दीजिए तो 7 बार कटेगा। इसका पक्षांतरण इधर करोगे तो माइनस से इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो +1 बराबर n, तो n का मान हो गया 8। तो मैं बड़ी आसानी से दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी दे सकता हूं कि एपी का 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। और इस तरह से बच्चों हमने दोनों क्वेश्चनों के जवाबों को यहां पर दे दिया। सवाल बहुत इजी है, बस एक या दो बार आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अर्थात मुझे एक एपी बनाना है और उस एपी का तीसरा पद तो 5 दिया है और 7वां पद 9 दिया है। बच्चों मैं एपी का निर्धारण बड़ी आसानी से कर सकता हूं अगर मुझे इस एपी का ए अर्थात प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस डी, ये दो चीज अगर मुझे पता लग जाए तो मैं इस एपी का निर्धारण अर्थात इस एपी को बहुत आसानी से बना सकता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन में से ए और डी को ही ढूंढना होगा, तो ये दोनों मुझे मिलेगा तीसरे और 7वें पद से। तो आइए अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं जो इन्होंने दिया है। तो इन्होंने दिया है एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब है A3। A3 कितना दिया इन्होंने 5, अगर 5 दिया है तो A3 का आप व्यापक रूप लिख दीजिए एपी का, तो A3 का व्यापक रूप होता है A + 2D = 5। तो इसे तो समीकरण नंबर 1 बना लो, बड़ी आसानी से हमने कर लिया।
ठीक है ना। अब ठीक इसी तरह से हम एपी के 7वें पद को भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेता हूं मैं, एपी का 7वां पद। एपी का 7वां पद का मतलब क्या होता है, A7, और A7 कितना दिया है इन्होंने, 9। A7 का जर्नल फॉर्म करो एपी का, तो ये हो जाएगा A + 6D बराबर 9। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है, छोटा सा काम करना है यहाँ पर। समीकरण 1 और 2 को सिर्फ हमें हल कर लेना है और ए और डी का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर 9। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो जो प्लस की उसे माइनस, जो प्लस की उसे माइनस और जो प्लस की उसे माइनस करके इन दोनों को हम कर देते हैं कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों घटेंगे तो आ जाएगा 4D, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस की बड़ी है, और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4। अब 4 से इसे भाग लगा दीजिए, तो D बराबर -4 अपॉन में -4, दोनों को काटेंगे तो D बराबर आ जाएगा 1। तो देखो बच्चों, यहां से हमने D तो निकाल दिया है, अब मुझे निकालना है A। तो D का मान रख दो समीकरण 1 या 2 किसी में भी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A + 2D बराबर 5। जहां पर भी D आया है वहां पर हमें 1 लिख देना है, तो A का मान ओपन हो जाएगा। तो A + 2 × 1 बराबर 5, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो A + 2 बराबर 5, 2 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो A बराबर 5 - 2, तो A बराबर 3, और D का मान हमने क्या निकाला था, 1। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जो हमारे काम की है, A और D, हमने दोनों ही बाहर निकाल दी। अब यहां से मुझे निकालना है एपी का निर्माण करना है, अर्थात एक एपी बनाना है। बहुत आसान है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म्स और डी मुझे पता है तो हम बड़ी आसानी से एपी का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात A1 तो हमारे पास 3 होगा। अगर A2 निकालना है तो इसके प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, अर्थात 4 आ जाएगा। और अगर थर्ड पद निकालना है तो इसके अंतिम पद अर्थात 4 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, अर्थात 5 हो जाएगा। और आपको अगर अगला पद निकालना है, A4 निकालना है, तो अंतिम पद अर्थात 5 में एक जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि हमारे पास जो एपी बनेगी वो एपी क्या होगी, 3, 4, 5 और 6 और डैश डैश डैश, ये हमारी एपी का निर्धारण हो गया, जो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। बस इस सवाल पर 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना, सवाल बहुत ही इजी है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 6 को। तो उदाहरण नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है और क्यों। अर्थात मुझे बताना है कि क्या इस एपी का कोई पद का मतलब है कि n का जो मान है वो 301 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ये मुझे बताना है। आसान है सवाल, सिर्फ हमें एक छोटे से फार्मूले का यूज करना है। आइए अपन सबसे पहले तो यहां पर जो एपी दी है उससे प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद 5 है क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है, और सार्वंतर, तो सार्वंतर हो जाएगा A2 - A1, मतलब सेकंड पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो 11 - 5 तो आएगा 6। अब यहां पर देखिए दोनों तो हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि एपी का कोई पद क्या 301 होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एपी का nवा पद क्या होगा, 301 होगा, ये मैंने मान लिया। अगर मान लिया है तो एपी के एनवे का फार्मूला लगा दीजिए और बड़े आसानी से इसको कर लीजिए। तो एपी का एनवे का फार्मूला क्या है, तो an बराबर हो जाएगा A + n - 1D, और यहां से हम n का मान निकाल कर देख सकते हैं कि एपी का कोई पद 301 होगा या नहीं। आइए हम मान जमाते हैं अब इसमें। तो सबसे पहले तो an कितना है हमारे पास में, 301 बराबर
ए का मान कितना है 5 प्लस एन मुझे ज्ञात करना है और डी का मान हमने निकाला है 6। इसका पक्षांतरण कर दीजिए तो 301 माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड और इस तरह से आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो 301 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 296 और अपॉन में कितना आ गया 6 बराबर n माइनस 1। देखो ये दोनों कट रहे हैं, काट लीजिए तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 अट्ठी 16, अर्थात ये आ गया 148 अपॉन में 3। 1 का पक्षांतरण कर दीजिए तो ये माइनस से हो जाएगा +1, एक को इधर लाने पे हो जाएगा +1। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 148 प्लस 3 1 कम 3 बराबर n, तो n का मान आ जाएगा 8 9 10 और 1 11 और ये हो गया 5 और 1 बटे में 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप किसी भी पद की संख्या निकाल रहे हो तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान देना है। एक चीज तो n का मान कभी भी p/q के रूप में नहीं आना चाहिए, अर्थात बटे के रूप में नहीं आना चाहिए, ये संख्या के रूप में आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कभी भी n का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इन दोनों कंडीशनों में हम कह सकते हैं कि ये n का मान नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है, क्योंकि यहां पर ये p/q के रूप में इसका आंसर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि दी गई संख्या की सूची में 301 एपी का कोई पद नहीं है और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों सवाल को 1-2 बार प्रैक्टिस पे जरूर कर लेना, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 7 को। तो उदाहरण नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है बच्चों, देखें हम। इन्होंने कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। सवाल इजी है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यह देखना होगा कि 2 अंकों वाली संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं वे संख्याएं होती जिसमें वंस और टेंस अर्थात इकाई और दहाई होता है। तो वो संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 10 से चलती है और 99 तक चलती है। तो इनके बीच की बात कर रहा है वो। साथ में क्या बोल रहा है, लेकिन 2 अंक की संख्या में 3 से विभाजित संख्या होना चाहिए। अब इससे तो हमें पहले तो 3 से विभाजित संख्या की मुझे एपी तैयार करना होगी। तो यहां पर हम देखते हैं 10 3 से भाग नहीं जाता है, 11 में भी नहीं जाता है, हाँ 12 में जाता है, 12 के बाद में 15 18 और डैश 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 कहां तक चला जाएगा, 99 तक। तो ये सारी संख्याएं हमारी 3 से विभाजित है। तो सीधा सा मतलब है 3 की जो टेबल होती है वो आप बोलते चले जाइए 2 अंकों की डिजिट में, तो आपका मान एपी खुद बखुद ही तैयार हो जाएगी। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, क्योंकि ये सभी 3 से डिवाइड है अर्थात 3 की टेबल। तो पहले तो 2 अंक की संख्या से हम क्या तैयार कर लेंगे, एक एपी तैयार कर लेंगे और बड़ी आसानी से हम यहाँ पर उस अंकों की संख्या को निकाल लेंगे। अंकों की संख्या से मतलब है कि इस एपी में कितने पद है, कितने पद का मतलब है n आपको फाइंड करना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पढ़कर समझ लिया। आइए करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 2 अंक की संख्याएं, तो मैं लिख लेता हूं कि 2 अंकों वाली संख्याओं की एपी जो 3 से विभाजित है। तो कहां से स्टार्ट होगी, 12 से। तो ये हो जाएगा 12 15 18 और डैश 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 कहां तक चले जाएगी, ये 99 तक। तो ये तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि 2 अंक की संख्याओं में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बड़ी आसानी से निकाल ली। अब आइए हम सवालों को करें। तो सबसे पहले तो इस एपी का प्रथम पद निकालिए। तो प्रथम पद का मतलब है ए तो आपके पास 12 है और डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, a2 माइनस a1 अर्थात 15 में से 12 को घटा दीजिए। तो 15 में से 12 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 3। अब हमारे पास में अंतिम पद दिया है, ये अंतिम पद का मतलब है कि an तो हो गया 99। अब ये पूछ रहा है कि इसके कितने पद होंगे का मतलब है n आपको ज्ञात करना है। यहाँ इजी सा है, अब कुछ नहीं करना, हमें an का फार्मूला लगा देना है और सवाल को आगे सॉल्व कर लेना। आइए
तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है हमारे पास 99, ए का मान हमने कितना निकाला है 12, प्लस एन मुझे फाइंड करना है क्योंकि पद की संख्या बताना है, और डी का मान हमने निकाला है 3। जैसा अभी तक हम कर रहे हैं 12 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 99 माइनस 12, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 आ गया बाहर। अब 99 में से 12 को घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 87 अपॉन में 3 बराबर n-1। अब देखो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 3 3 दूनी 6 और 3 9 27, एक माइनस में इक्वल के इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका n का मान। 29 में एक जोड़ दीजिए तो ये हो गया n बराबर 30। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि 2 अंकों वाली संख्या में 3 से विभाजित होने वाली 30 संख्याएं होगी। है और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, सवाल कोई टफ नहीं है, 1 या 2 बार इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सवाल इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 8 को। उदाहरण नंबर 8 में इन्होंने दिया है कि एपी 10 7 4 डैश 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर से मतलब है कि इस साइड, ठीक है ना, प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात इस एपी का मुझे 11वां पद निकालना है, लेकिन कैसे, विपरीत चलकर। इधर मुझे इधर से मुझे लास्ट से 11वां पद निकालना है। आसान है सवाल, कोई टफ नहीं है। इसके लिए बच्चों मैं मान लेता हूं कि अगर एपी का प्रथम पद में ये मान लेता हूं कि अगर मान लो कि प्रथम पद -62 है, तो कॉमन डिफरेंस में मैं A1 A2 और A3 में इधर से निकाल लूंगा, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है एपी का 11वां पद, 11वें पद का मतलब है A11 फाइंड करना है। अगर A11 फाइंड करना है तो मुझे A और D का मान की जरूरत होगी, तो A तो मैं अंतिम पद को मान लेता हूं, कॉमन डिफरेंस में A2 में से A1 को घटा के निकाल लेता हूं, और बड़ी आसानी से मैं A11 के मान निकाल लूंगा। तो आइए हम मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद, यह हमें ध्यान देना है कि मुझे ए के प्रथम पद को यह नहीं मानना है, विपरीत मानते हुए चलना है, विपरीत। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा -62, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो A2 में से A1 को घटाओ, A2 माइनस A1, अर्थात 7 में से 4 को घटा दो, 7 - 4 बचेंगे 3। अब यहां पर मुझे निकालना है एपी का 11वां पद, तो ये देखिए एपी का 11वां पद, एपी के 11वें पद को व्यापक रूप लिखिए तो A प्लस 10D। अब A और D दोनों के मान है, बस यहां रख दीजिए, 11वां पद आ जाएगा। तो -62 + 10 × 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो -62 बराबर हो गया 30। 62 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा -32, तो ये हो गया A11। तो मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूं, छोटा सवाल था कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद हो जाएगा -32। तो मैं लिख सकता हूं कि एपी का 11वां पद -32 होगा, और जो बहुत ही आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9 को। उदाहरण नंबर 9 में बच्चों इन्होंने क्या दिया है पहले हम पढ़ लेते हैं और उसे समझकर अंडरलाइन कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि, अर्थात हमारे पास कुल अमाउंट कितना है 1000 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक एफपी बन सकता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अर्थात यहां पर इन्होंने मुझे मूलधन दिया हुआ है, दर दे रखी है, और मुझे साधारण ब्याज की दर से मुझे इस पर एक निवेश किया हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत का ब्याज मुझे परिकलित करना है। साथ में मुझे यह बताना है कि 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। 30 वर्ष का मतलब है A30 मुझे ज्ञात करना है। तो A30 में तब ज्ञात कर सकता हूं जब मेरे पास A का मान और D का मान पता हो, और A और D का मान तब पता होगा जब मेरे को एफपी मालूम हो। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको इससे एफपी बनाना होगी, फिर एफपी से आपको A और D का मान निकालना होगा, और A और D से आपको 30 वर्ष का बड़ी आसानी से आप मान निकाल लोगे। तो आइए
कैसे निकालेंगे? इन्होंने यहां मूलधन तो हमें दिया हुआ है, एफपी का मूलधन दिया है इन्होंने 1000 रुपए। अच्छा, दर कितनी दी है इन्होंने? रेट, तो दर दी है इन्होंने 8%। अब साधारण ब्याज की बात कर रहा है ये, तो अपन प्रत्येक वर्ष का एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो अपन निकालते हैं प्रथम वर्ष। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? पी गुणित आर गुणित टी अपॉन 100। पी का मतलब है मूलधन, आर का मतलब है दर और टी का मतलब है समय। तो आइए इसके अंदर हम मान रख देते हैं। तो पी कितना है? 1000 मल्टीप्लाई दर 8 है और एक वर्ष का निकाल रहे हो इसलिए 1 और बटे में 100, तो ये दोनों कट गए और 8 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो हो गया 80 रुपये। तो ये पहले वर्ष का ब्याज आया। उसी तरह दूसरे वर्ष का निकाल लो, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज होगा पी गुणित आर गुणित टी अपॉन में 100। पी वही 1000 है, दर 8% है, लेकिन अब की बार समय 2 वर्ष का है इसलिए समय 2 वर्ष हो गया और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये हो गया 80 और 8 का 8 दूनी 16 अर्थात 160 रुपये। ठीक है, आइए इसी तरह हम तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो P गुणित आर गुणित टी अपॉन में 100, तो यह हो जाएगा 1000 गुणित 8। कितने वर्ष का निकाल रहे हैं? 3 वर्ष का, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 100, तो ये दोनों कट गए, तो ये हो गया 80 और 8 तिया 24 अर्थात 240 रुपये। तो इस तरह से हम आगे भी 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष के हम ब्याज दर निकाल सकते हैं और आगे भी हम इसके एफपी का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों देखो ये सेम 8 × 16 8 × 24 मतलब 80 के डिफरेंस से हमारे मान यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इससे प्राप्त सूची, तो प्राप्त सूची की एफपी हो जाएगी 80, 160 और 240 और ये कहां तक जाएगी? 30 पदों तक। अब 30 पदों तक क्यों? क्योंकि 30 वर्ष का बोल रहा है इसलिए 30 पदों तक चली जाएगी। अब यहां से मैं ए बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, तो ए का मान तो हो जाएगा 80 और डी का मान हो जाएगा 160 में से 80 घटा दो तो आएगा 80। ठीक है, तो ये मान हमने निकाल दिए। अब यहां पर मुझे निकालना है 30 वर्षों का। तो 30 वर्ष का मतलब है कि ए 30 आपको फाइंड करना है। तो ए 30 फाइंड करना है तो हम यहां पर इसका व्यापक रूप अर्थात ए 29 डी का मान लगा देते हैं। तो ए का मान मेरे पास कितना निकाला हमने? 80, तो ये तो हो गया 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई डी का मान भी 80। अब इनका मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दीजिए, तो ये होगा 80 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2320। ठीक, 2320 में 80 को जोड़ दीजिए तो हमारा मान आ जाएगा 2400 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि एफपी का में 3 वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन होगा 2400 रुपये। और बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 10 को। यह हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण है। तो ये क्या कह रहा है? ये कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, इसकी दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बच्चों सवाल बहुत इजी है क्योंकि सवाल में हर चीज इन्होंने हमको दे रखी है। इन्होंने कहा है कि फूलों की क्यारी में पहली में 23 है, दूसरी में 21 है, तीसरी में 19 है, तो और इस तरह से 5 गुलाब के पौधे हैं, मतलब अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो मुझे बताना है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां अर्थात एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो ए का मान पता हो, डी का मान पता हो, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम एन का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले तो हम देख लें यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तियों में गुलाब के
पौधों की संख्या। तो पहले तो हम इनकी संख्या लिख लेते हैं। चलो, पहली पंक्ति में कितनी है 23, दूसरे में 21 और तीसरे में 19 और डैश 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 अंतिम पंक्तियों में 5 पदों तक। तो ये तो हमारे प्राप्त सूची से एक एपी तैयार हो गई। अब एपी तैयार हो गया, मुझे बताना है कि ऐसी कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों का मतलब है एन आपको फाइंड करना है। तो यहां से जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। इन्होंने मुझे ए का मान दिया है 23। अब मैं यहां से डी का मान निकाल लेता हूं। 21 माइनस 23 अर्थात सेकंड पद में से पहले पद को घटा दो तो -2 बचेगा। तो ये तो हमारा ए और डी का मान आ गया। हाँ, इन्होंने अंतिम पद दिया है मुझे। अंतिम पद का मतलब है कि ए एन इन्होंने दिया है 5। ठीक है, तो हम यहाँ ए एन का फार्मूला अगर अंतिम दिया हुआ है तो ए एन का फार्मूला लगाकर हम एन बड़ी आसानी से बाहर कर सकते हैं, अर्थात एन का मान हमें ज्ञात करना है। आइए कैसे, तो ए एन का लगाइए यहाँ फार्मूला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, अब जो जो वैल्यू हमारे पास है हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। ए एन का मान अंतिम क्या है हमारे पास 5 है, तो ये लिखा 5 बरोबर ए का मान 23 है, ये रहा 23 और प्लस एन हमें ज्ञात करना है तो ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन डी का मान मैंने निकाला है -2। अब यहां पर हम 23 का पक्षांतरण इधर कर देते हैं तो 5 माइनस हो जाएगा 23 बरोबर बच जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है ना। अब 23 में से 5 को घटाइए तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए निशान माइनस का आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 18। और यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये -2 डिवाइड कर देगा तो n-1। अब ये दोनों को काट दीजिए तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो ये कटेगा 9 बार। इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो माइनस से हो गया प्लस, तो मैं कह सकता हूँ n बराबर 10। तो हम कह सकते हैं कि इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, जो बहुत आसानी से हम निकाल लिया। तो मैं कह सकता हूं कि गुलाब की क्यारियों में कुल 10 पंक्तियां हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस उदाहरण के सभी सवालों को कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के सवालों को करेंगे, जो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम करने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.